हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 8 वन शॉट। जैसे हमने 7 यूनिट ऑलरेडी कर लिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो। एंड मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो। बहुत कुछ आ रहा है चैनल पे तो तुम लोग मिस कर रहे हो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और पूरा देखो, कॉन्सेप्ट मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा। सो ये है यूनिट 8। अब ये नोट्स किसकी है? तो ये नोट्स मेरी नहीं है, ये खुद आईसीआई जब एग्ज़ाम आने पास में होता है तो वो अपने नोट्स रिलीज़ करता है। वही नोट्स है ये यूनिट 8 के सारांश जिसको बोलते हैं। ये नोट्स तुम्हें आईसीआई के वेबसाइट पे तुमको मिल जाएगी, वहाँ से तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड रही बात मेरी नोट्स कहाँ गई, तो भाई मेरी नोट्स चूहे के पेट में है। भाई जिस कॉपी में मैंने यूनिट 8 एंड 9 के नोट्स बनाए थे वो भाई फाड़ चीड़ के चूहा भाई ने एक कर दिया है, तो वो नोट्स तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। मेरे को लगा था कि लिखना पड़ेगा नोट्स, बट ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि सारांश आ गया। बट इसमें सब कुछ सही है भाई, क्या कंसाइज वे में उन्होंने नोट्स बनाए हैं आईसीआई वाले ने। बस दिक्कत पता है क्या दिक्कत, मैं दिखाता हूँ। ये नोट्स सब कुछ बिल्कुल सही है, बट दिक्कत बस इस नोट में ये है कि इन्होंने मटेरियल ही काट दिया, यानी सारा कुछ मटेरियल दिया ही नहीं है। जैसे कि ये कंपनीज एक्ट है, ठीक है, कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट का अगर देखो तो डोरमेंट कंपनी पे ही कंपनी का चैप्टर ख़त्म कर दिया है इन्होंने। भाई साहब इतने आगे के मेमोरेंडम वगैरह कहाँ गए, सब के सब हवा में उड़ गए। तो इसलिए रिवाइज इसे करना तो एक बार ध्यान देना, क्योंकि बहुत चीज़ कटे हुए मटेरियल में जो चीज़ मॉड्यूल में है इसमें नहीं है। तो इसलिए एक बार मॉड्यूल से मिलाकर पढ़ना, ये नहीं कि खाली यही पढ़ लिया और सोचा कि कंपनीज एक्ट पूरा हो गया। नहीं, कंपनीज एक्ट तब होगा जब तुम देखो कंपनीज एक्ट देखो कहाँ तक है। यहाँ से नेगो स्टार्ट कर दिया इन्होंने, कंपनीज एक्ट सिर्फ डोरमेंट कंपनी डिफाइन करके छोड़ दिया। भाई इतना अच्छा नोट्स बनाया है तो पूरा ही बना देते। तो इसी तरह यूनिट 8 में भी है, जो एक्स्ट्रा बातें होंगी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, साथ में लिख लेना, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैं मॉड्यूल भी खोल लेता हूँ कि कुछ छूट ना जाए तुम्हारा एग्ज़ाम में। 100% मैं करवा दूंगा। मैं मॉड्यूल खोल लेता हूँ, पहले इसका निकालने दो भाई। यूनिट 8 यूनिट 8 यूनिट 8 एंड कल यूनिट 9 आएगा, बता देता हूँ, इसी से मैं करवा दूंगा। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे बता देता हूँ, आईसीआई के पोर्टल में जाना, वहाँ पर तुम्हें ये नोट्स मिल जाएंगे। समझ में आया? चलो स्टार्ट करो। मॉड्यूल खोल लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ छूटना नहीं चाहिए भाई। चलो, सबसे पहला यूनिट 8 में हमें 2 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या? एक तो बेलमेंट पढ़ना है और दूसरा प्लेज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? बेलमेंट पढ़ना है और प्लेज पढ़ना है। बेलमेंट में हम लोग को ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स, जनरल लियन एंड पार्टिकुलर लियन। फिर प्लेज में पॉनी राइट्स, पॉनर राइट्स एंड प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये सब हमें करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेलमेंट क्या होता है? सपोज करो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, सपोज करो मैं दुबई जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। मेरे पास एक पेट है, एक किटी है मेरे पास। वो किटी मैंने क्या किया, मैं अपने नाइबर को, सपोज करो तुम मेरा नाइबर हो, मैंने अपना किटी तुम्हें दे दिया और बोला कि देख भाई 3 दिन के लिए मैं दुबई जा रहा हूँ, तो 3 दिन बाद मैं लौटूंगा, तो क्या तुम 3 दिन तक मेरी इस बिल्ली का ध्यान रखोगे? तो तुमने बोला हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इस बिल्ली का ध्यान रखेंगे, तुम आओ आराम से 3 दिन में। तुमने हमें इतना अच्छा से पढ़ाया, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई रेल रख ले। तो इसी को बेलमेंट बोलते हैं, जब एक आदमी अपना सामान दूसरे आदमी को देता है कुछ काम करने के लिए या उसका देखभाल करने के लिए, इसी को बोलते हैं बेलमेंट। यानी बेलमेंट में क्या होता है, गुड्स का डिलीवरी होता है। मैंने अपनी किटी तुम्हें दी एक पर्सन के द्वारा कुछ पर्पस के लिए। मैंने जो तुम्हें किटी दी, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि तुम इसका क्या ध्यान रख सकते हो, यही इसका मेन मोटिव है। द गुड्स शैल बी व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड बी रिटर्न। यानी कि गुड्स जब पर्पस हो जाए, मैं वापस आऊँगा तो तुमको मेरे को किटी वापस करना होगा कि नहीं। भाई रियल लाइफ में ये सब होता है कि नहीं? तुम कहीं जाते हो तो अपने नाइबर को चाबी दे के जाते हो कि भाई ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं आता हूँ, देते हो कि नहीं चाबी? तो ये बेलमेंट है, उस चाबी का देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी। अगर उन्होंने नहीं किया तो तुम कंपनसेशन क्लेम करोगे भाई, कंपनसेशन। अब पार्टीज बात करें, बेलमेंट में पार्टी होते कौन कौन है? सबसे पहला बेलर।
जो कि गुड्स डिलीवर कर रहा है। मैंने अपनी किटी दी, मैंने अपनी किटी जो है तुम्हें दी, तो मैं कौन हुआ? बेलर। मैंने तुम्हें दी, तुमको इसका ध्यान रखना है, मेरी बिल्ली का ध्यान तुम्हें रखना है, तो तुम क्या हुए? तुम बेली हो गए। द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, वो सब देख लेना भाई। अब देखो एसेंशियल एलिमेंट यानी बेलमेंट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट होना कंपलसरी है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कंसीडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी बिना कंसीडरेशन के भी बेलमेंट मतलब वैलिड है। ये हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा था कंसीडरेशन का, जब हम पढ़ रहे थे। मैंने तुम्हें अपनी बिल्ली दी देखभाल करने के लिए, क्या मैंने तुम्हें कोई पैसा दिया या तुमने मेरे से कोई पैसा चार्ज किया? द आंसर इज नो। मैंने फ्रीली तुमको दिया कि भाई ध्यान रखेगा, तुमने बोला हाँ तुमने इतना अच्छा पढ़ाया मुझे, चल इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, रख लूँगा मैं ध्यान। तो मैंने क्या किया? मैंने कोई पैसा नहीं दिया, ना ही इन रिटर्न तुमने मेरे से कुछ मांगा, तो यहाँ पर कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो ये वैलिड है। हाँ ये वैलिड है। अगर मेरी बिल्ली के साथ कुछ हुआ, उसको कोई दिक्कत हुई, तो मैं तुमको पकड़ूंगा, तुमसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, कंसीडरेशन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर कंसीडरेशन नहीं है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस, ठीक है। फिर आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स का डिलीवरी होना चाहिए। ये एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। पर्पस, कोई पर्पस के लिए गुड्स देना होगा, कोई भी पर्पस के लिए। जैसे तुम टेलर के पास गए कपड़ा लेके कि भाई देख मेरे को जाना है शादी में, ब्लेजर अच्छे से सिल देगा, ये कपड़ा ले। तुमने टेलर को कपड़ा दिया, वो तुम्हारा कपड़ा है, याद रखना, तुमने सिलने को दिया, तो क्या ये बेलमेंट हो सकता है? द आंसर इज यस, ये बेलमेंट ही है। तुमने अपना कपड़ा दिया एक पर्पस के लिए। पर्पस क्या था? कि भाई इसको सी के कोट बना देना, मेरे को कोट पहन के शादी में जाना है। तो यहाँ पर जो पर्पस है वो है तुम्हारा कि कपड़ा सिएगा तुमने अपना गुड्स उसको दिया, डिलीवरी की, एंड यहाँ पर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। द आंसर इज यस, यहाँ पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, तो ये नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट हो गया। फिर पोजेशन, गुड्स का पोजेशन देना है। पोजेशन का मतलब ये नहीं ऑनरशिप देना। मैंने तुम्हें अपनी बिल्ली दी ध्यान रखने के लिए, क्या मैंने तुम्हें ऑनर बना दिया? नहीं, ऑनर तो अभी भी मैं हूँ, मैंने सिर्फ पोजेशन तुम्हें दे दिया। फिर बेली को रिटर्न करना होगा, यानी तुम्हें गुड्स को रिटर्न करना होगा। जैसे ही मैं दुबई से वापस आऊँगा, तुम्हें मेरे को गुड्स रिटर्न करना होगा। नहीं करोगे तो भैया लॉ बोलता है कि तुमको फिर छोड़ेंगे नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पॉइंट याद रखना, स्टार मार्क कर लो, डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक। तुम बैंक में पैसा देते हो, ठीक है, पैसा तुम बैंक में देते हो, तो किस पर्पज़ से देते हो? ताकि तुम्हारा पैसा सेफ रहे, उस पर इंटरेस्ट मिले, इस पर्पज़ से तुमने पैसा दिया, पोजेसन दिया। पैसा तो अभी भी तुम्हारा ही है, तो क्या तुम बोल सकते हो कि बैंक में जो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ वो भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑफ गुड्स वाला पॉइंट बोलता है कि जो गुड्स बेलर ने बेली को दिया है सेम वही रिटर्न होना चाहिए एज इट इज़। ये पेन मैंने तुम्हें दिया कि इस पेन का ध्यान रखो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा तब मैं इसे ले लूँगा, तो मैंने ये पेन इस हालत में दिया, तो मैं इसी हालत में वापस लूँगा पेन। ये नहीं कि तुम कैप हटा के मेरे को पेन दे रहे हो या इसमें कुछ डिजाइन करवा दिया और उसके आप पेन दे रहे हो। नहीं, आइडेंटिकल होना चाहिए, जो गुड्स दिया है वही रिटर्न होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, बैंक में पैसा अगर डिपॉजिट होता है तो यहाँ पर तुमने पैसा डिपॉजिट किया, नोट डाला बैंक में, क्या वही नोट तुमको वापस मिलते हैं एटीएम से? द आंसर इज नो। या तुम पैसा जब भी निकालने जाते हो, जो नोट तुमने दिया वही सेम नोट तुमको रिटर्न मिलता है? नहीं भाई, कोई भी नोट मिल सकता है तुमको, तो इसलिए ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, याद रखना। अब यहाँ देखो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, बेलर की क्या क्या ड्यूटी है, यानी मेरी क्या क्या ड्यूटी है। मैंने तुम्हें अपनी किटी को दिया संभालने, तो मेरी कुछ ड्यूटी होगी। क्या क्या ड्यूटी होगी? पहला, डिस्क्लोज नोन फैक्ट, मेरे को डिस्क्लोज करना होगा कोई भी नोन फैक्ट जिससे तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। अब सपोज करो मेरी बिल्ली पागल है, हाँ, रात के 9 बजने के बाद ये सबका मुंह नोच देती है, तो ये बात मेरे को तुम्हें बतानी होगी कि भाई देख रात के 9 बजे बाद इसे पिंजड़े में रखना, वरना ये मुंह नोच लेगी, बाद में मेरे को मत बोलना रोते रोते कि भाई देख तूने नहीं बताया। अब यहाँ देखो इसमें 2 चीज़ है। पहले यहाँ एक चीज़ मिस हो गया यहाँ पर, जो मॉड्यूल में है एंड इन्होंने नहीं लिखा है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ
लिखो लिखो मेरे साथ लिखो, टाइप्स छोड़ो, इसमें नहीं, चलो चलो लिखोगे, लिखो चलो। टाइप्स ऑफ बेलमेंट, यानी बेलमेंट कितने तरह के होता है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला अगर देखो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट के बेसिस पे 3 तरह का बेलमेंट होता है, 1 2 3। सबसे पहला बेनिफिट फॉर बेलर, बेलर के बेनिफिट के लिए, बेली के बेनिफिट के लिए, एंड लास्ट में बोथ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ठीक है, यहाँ बेलर के बेनिफिट के लिए, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है बेलर के बेनिफिट के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट बेलर के बेनिफिट के लिए। यानी कि मैंने अपनी किटी तुम्हें रखने दी कि भाई इस बिल्ली का ध्यान रखना, ये किटी है तो मेरी, तुमने कोई पैसा मेरे से चार्ज किया नहीं किया, लेकिन मेरी किटी का ध्यान रखा, क्या मेरा बेनिफिट हुआ है? हाँ भाई मेरा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मेरी किटी का ध्यान किसी ने रख लिया बिना पैसा का, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरा बेनिफिट तो हुआ है। बट इसमें क्या तुम्हारा कोई बेनिफिट हुआ है? द आंसर इज नो। तो ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर देखो तो ये बेलर के बेनिफिट के लिए बना है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है बेली के बेनिफिट के लिए। सपोज करो मेरा दोस्त आया मेरे घर में, एक बाइक रखी हुई है, एंड मेरा दोस्त आया, उसने बोला कि भाई देख तेरे घर में बाइक रखी हुई है, मेरे को दे दे चलाने। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई ले, 6 महीना तू चला, 6 महीने बाद इसे मैं बेचूंगा। तो मैंने 6 महीना के लिए उसे चलाने दे दिया, वो चला रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है, क्या मेरे को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये किसके बेनिफिट के कॉन्ट्रैक्ट है? बेली के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। फिर एक होता है बोथ, इसमें जो मैंने टेलर वाला एग्जांपल दिया, तुम कपड़ा लेकर जाते हो कि भाई देख टेलर भाई ये कपड़ा मेरे को सी दे, शादी में जाना है, तो वो कपड़ा तुम्हें सी के देता है, तुम्हारा बेनिफिट क्या है? तुमको कपड़ा मिला, बदले में तुमने क्या दिया? उससे पैसा दिया, तो दोनों का बेनिफिट है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बेनिफिट के लिए बने। फिर एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ही ना, रिवॉर्ड। दो तरह के इसमें होते हैं, एक होता है ग्रैटिट्यूअस और एक होता है नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट ऐसा जिसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। किटी वाला एग्जांपल जो मैं अभी शुरू से देता आ रहा हूँ वो ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट है, और नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट जिसमें टेलर वाला एग्जांपल जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। अब यहाँ से तुमको समझ में आएगा ये अच्छा से कि डिस्क्लोज करना होगा। सबसे पहले GRB का मतलब ग्रैटिट्यूअस, ऐसा ही कुछ भाई देख लेता हूँ नीचे ये लोग क्या लिखे हैं, ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट, और NGB का मतलब नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट। एग्जाम में तुम शॉर्ट लिख के मत आना, ICI कुछ भी करेगा। सबसे पहला डिस्क्लोज करना होगा, यानी मेरी किटी पागल है तो मेरे को बताना होगा कि देख भाई मेरी किटी पागल है, रात में पगला जाती है, ये बौखला जाती है, मुंह कान नोच देती है, तो मेरे को बताना होगा ना कि मेरी किटी पागल है। तो देखो अगर कोई ग्रैटिट्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो चीज़ मेरे को पता है वही चीज़ मैं बता सकता हूँ। यानी सपोज करो मैंने तुम्हें अपनी किटी दी रखने के लिए, ये ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट है। मेरे को ये नहीं पता है कि किटी पागल हो गई है, देने टाइम मेरे को नहीं पता है कि किटी पागल हो गई है, तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब उसने किटी ने मुंह का नोच दिया तुम्हारा, तो क्या मैं लायबल होऊंगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट में वही डिस्क्लोज कर पाऊंगा मैं जो कि मेरे को पता है। अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं नहीं बताऊंगा, एज सिंपल एज दैट। बट नॉन ग्रैटिट्यूअस में अगर गुड्स बेल्ड हुआ है तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है कि उसको बताना होगा, चाहे उसको पता हो या ना हो। यानी यही अगर तुमने बोला कि भाई किटी रख लूँगा लेकिन फ्री में नहीं रखूँगा, 10,000 दे दे मेरे को, मैंने बोला अच्छा ठीक है ले 10,000, तो मैंने 10,000 दिया। तो अब इस सिचुएशन में अगर किटी मुँह कान तुम्हारा नोच देती है तो उसके लिए तुम मेरे को लायबल ठहरा सकते हो, भले ही मेरे को पता हो या ना पता हो। यानी ग्रैटिट्यूअस में पता होगा तो हम डिस्क्लोज करेंगे, नॉन ग्रैटिट्यूअस में अगर नहीं भी पता है तो गलती किसकी? बेलर की। उसके बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होगा वो तुम दोगे कि नहीं? अरे सपोज करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के यहाँ रख दिया, बोला कि भाई मैं 2
महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ, लंदन, तब तक इसका ध्यान रखो। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बहुत ज़्यादा खर्चीली, तो क्या तुम अपने दोस्त को पैसा नहीं दोगे कि भाई ले ये खर्चा करेगी तो इससे खर्चा करना? बिल्कुल देना पड़ेगा, यानी नेसेसरी एक्सपेंसेस उठाना पड़ेगा। मैं अपनी किटी रखूंगा और किटी का खाना आता है 1,000 रुपया का, तो क्या 1,000 रुपये मैं तेरे को नहीं दूंगा कि ले भाई, या खाना नहीं दूंगा कि ले भाई इसको खाना खिला देना? तो ग्रेटिटियस बेलमेंट हुआ तो बेलर को रीपे करना होगा बेली को नेसेसरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या? नेसेसरी एक्सपेंसेस तो वही जो कि ज़रूरत होता है, जैसे गर्लफ्रेंड वाले केस में जो था कि खाना वो खाएगी तो खाने का पैसा देना होगा। दोस्त क्यों देगा भाई? गर्लफ्रेंड तुम्हारी खिलाएगा दोस्त, ये तो भाई गलत बात है। तो और ये हो गया। एंड दूसरा चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है, अब मान लो लड़की चल रही है और सीढ़ी पर से गिर गई, माथा कान फूट गया, तो उसका इलाज तुम्हारे दोस्त ने ही करवाया, तो क्या तुम्हारा दोस्त तुमसे पैसा नहीं मांगेगा कि भाई देख तेरी गर्लफ्रेंड, पैसा मैं क्यों दूँ, वो गिरी है, पैसा तू दे भाई, उस समय मैंने इलाज करवा दिया, अब मेरे को पैसा दे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और नेसेसरी एक्सपेंसेस दोनों देना होगा ग्रेट्युटियस के केस में। नॉन ग्रेट्युटियस के केस में नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं देना होगा। क्यों भाई? अरे भाई नॉन ग्रेट्युटियस में तो पैसा ऑलरेडी दिया है मैंने ना, तो वो तो नेसेसरी एक्सपेंसेस ही है ना। मैंने ऑलरेडी किटी के लिए तुम्हें 10,000 दे दिया कि भाई ले, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होगा किटी का वो तू करना, तो मैंने ऑलरेडी दे दिया, तो तुम दोबारा मेरे से नेसेसरी एक्सपेंस मांगोगे? पागल हो क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भलो मांग सकते हो। अब किटी का तबियत खराब हो गया, तुमने हॉस्पिटल तुम ले गए, मेरी बिल्ली का ध्यान रखा, उसका इलाज करवाया, 5,000 का बिल आया, तो वो 5,000 तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से मांग लोगे जब मैं आऊँगा। फिर इंडेमनीफाई बेली, जब गुड्स जो है ग्रेट्युटोरियसली लैंड हो और बेलर टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले, तो उसको कंपनसेशन देना होता है बेली को। कोई अगर लॉस सफ़र हुआ इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट, घंटा तुमको यहाँ को समझ नहीं आएगा। इन सिंपल मैं एक लाइन में ख़त्म करता हूँ। मान लो मैंने अपने दोस्त को साइकिल दी, मैंने अपने दोस्त को मोटरसाइकिल दिया, वो कोई बिज़नेस करता है जिससे मोटरसाइकिल से उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है, वो बिज़नेस करता है, वो मोटरसाइकिल का उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा था और उसका बेनिफिट उठा रहा था। मैंने बोला कि भाई 6 महीने के लिए मैंने तुम्हें दिया, तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का था? 6 मंथ का था, ग्रेट्युटियस बेलमेंट था। 6 महीने में 4 महीना हुआ था, 4 महीने में उसने बेनिफिट उठाया, ठीक है, और ठीक उसके 1 महीना बाद उसको 1 लाख का कोई सामान लेकर जाना था। सपोज़ करो वो सामान लेकर जाता था, सपोज़ करो उसका सामान देने का बिजनेस था और उसने 4 महीने में 80,000 का प्रॉफिट कमाया था उस बाइक का यूज़ करके। बेनिफिट उसको 80,000 मिला था, यानी 80,000 बाइक पे रख के उसने सामान बेच दिया था। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने चौथा महीना ही उससे वो गाड़ी छीन ली। 5वां महीना उसको एक ऑर्डर देना था जो कि 1 लाख का था, तो भैया उसको 1 लाख का लॉस हो गया। अगर मैं गाड़ी नहीं छीनता 5वां महीना, चौथा महीना, तो वो 5वां महीना ये 1 लाख रुपए का ऑर्डर दे पाता और उसको मिलता, तो ये 1 लाख का उसके लिए लॉस हो गया। एंड 80,000 उसका बेनिफिट था। तो तुम यहाँ देख रहे हो, गाड़ी मेरे देने से उसको बेनिफिट तो 80,000 का हुआ और उसके मैंने पहले ही बेलमेंट से पहले ही छीन लिया, तो लॉस उसको 1 लाख का हो गया। तो ये जो 20,000 का गैप है, तो क्या ये मैं नहीं दूंगा एज अ कंपनसेशन? बिल्कुल दूंगा, क्योंकि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, 6 महीने से पहले मैंने ले लिया और लेने के कारण उसने जितना बेनिफिट नहीं कमाया था उतना तो उसको लॉस हो गया। तो लॉस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे को जो कंपनसेशन होगा वो पे करना होगा। फिर डिफेक्टिव टाइटल, अब यहाँ पर क्या होता है, इंडेमनीफाई फॉर द लॉस विच द बेली में सस्टेन अ रीजन दैट द बेलर वाज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट। इसमें सिंपल क्या बोलता है, मैंने अपनी किटी तुम्हें दी, ठीक है, मैं किटी का ऑनर था ही नहीं, मेरे को रास्ता पे मिली किटी, मैंने उठाया, बोला आज से तुम मेरी किटी, और मैंने बोला कि मैं तो अभी दुबई जा रहा हूँ, अभी इसे दे देता हूँ, मैंने तुम्हें दे दिया। शाम में तुम्हारे गेट पे कोई नॉक करता है, तुमने गेट खोला, 3-4 आदमी डंडा लेके खड़े, तुमको बजा दिया, ठीक है, तुम्हारा आँख कान फोड़ दिया और पायरेट जैसा तुम्हारा आँख को बना दिया। मार खाने के बाद तुमने बोला भाई मेरे को क्यों तोड़ा, तो उन्होंने बोला कि ये किटी हमारी है, तुमने चोरी किया है, तो तुम क्या बोलोगे, भाई मैं चोरी वोरी नहीं किया है, उसने मेरे को बोला कि मैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो तुम्हारा हॉस्पिटल का खर्चा है वो मेरे को देना होगा, क्योंकि मेरा टाइटल ही डिफेक्टिव था, मैं ऑनर था नहीं, तो मैंने बेलमेंट किया कैसे, तो उस कारण से तुमको लॉस झेलना पड़ा, तो वो लॉस मैं कंपनसेट करूँगा। फिर बॉन्ड टू एक्सेप्ट द गुड्स, अब मान लो कोई घड़ी मेरे को रास्ता पे गिरी मिली और उसमें बैड लक था,
वो घड़ी जो पहनेगा उसके साथ बैड लक होगा। मेरे को वो पता चल गया तो मैंने वो घड़ी तुम्हें दे दी, बोली कि भाई, बोला भाई देख ये घड़ी तू पहन ले, तेरा गुड लक स्टार्ट हो जाएगा। तुमने वो घड़ी पहना, तुम्हारा बैड लक स्टार्ट हो गया। मैंने 3 महीना के लिए घड़ी दिया, 3 महीना बाद तुम आते हो मेरे को गुड्स रिटर्न करने, बोलते हो कि भाई ले ले तेरी घड़ी तू अपने पास रख ले। मैंने बोला कि मैं नहीं ले रहा घड़ी, रख तू अपने पास। तो ये मैं नहीं कर सकता, मैं बाउंड हूँ कि एक्सेप्ट करूँगा गुड्स। अगर कोई बेली गुड्स रिटर्न कर रहा है रिजनेबल टाइम पे, या पर्पस जिस पर्पस के लिए उसको घड़ी मिली थी वो पर्पस फुलफिल हो गया, तो उस फुलफिल के बाद मेरे को गुड्स रिटर्न करना होगा। यानी मैं दुबई से आया, पर्पस क्या था कि तुम इसका ध्यान रखोगे जब तक मैं दुबई में रहूँ। मैं दुबई से घर आया, तुम किटी लेके आए कि भाई ले ले अपनी किटी, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ दे दे। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला कि भाई मैं नहीं ले रहा, तो भैया तुम मेरे पर केस करोगे और बोलोगे कि इसको एक्स्ट्रा 4 दिन रखें या पैसा दो एंड किटी ले जाओ। अब ड्यूटीज़ ऑफ बेली, बेली की ड्यूटी क्या क्या होती है? सबसे पहला रीजनेबल केयर का ध्यान रखना है। अरे तुम्हारे दोस्त को तुमने अपनी गर्लफ्रेंड दी है ध्यान रखने के लिए, तो वो ध्यान रखेगा ना, खाना पीना खिलाएगा ना। अगर नहीं खिलाएगा तो भाई वो सीधा फ़ोन करेगी, क्या होगा? तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे कि भाई मैंने तो बोला ध्यान रखना, तू मेरा दोस्त है, मैंने तेरे पे भरोसा किया बट तूने ध्यान नहीं रखा उसका। तो ऐसा नहीं हो सकता। बेली को ध्यान रखना होगा गुड्स का, कि गुड्स के साथ कुछ हो ना जाए। मैंने तुम्हें किटी दी एंड किटी भाग गई दूसरे दिन, तो ये तुम्हारी गलती है, तुमको ध्यान देना चाहिए था। फिर नो ऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का अनऑथराइज यूज़ नहीं करना, यानी यूज़ नहीं करना है गुड्स का। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यूज़ कर रहा है, अरे भाई बर्तन धोने में यूज़ कर रहा है, वो बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग भाई क्या ऐसा एग्जांपल मत दो भाई इन लोगों को, आराम से आयुष यूट्यूब पे हैं। हाँ, अच्छे एग्जांपल सुनो। मैंने अपनी किटी को दिया और तुम अब मेरी किटी से काम करवा रहे हो, बर्तन धोवा रहे हो, तो ये तो अनऑथराइज यूज़ है। ये मैंने तुम्हें बोला नहीं करवाने बट तुम करवा रहे हो, तो भाई मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ से वॉइडेबल हो जाएगा। तो बेली जो अगर कोई ऐसा कुछ करवाता है, अब सपोज़ करो मैंने एकदम घड़ी दी तुम्हें, 1 लाख की घड़ी है वो, और तुम उसको मार शादी में यूज़ किए जा रहे हो, उस पर स्क्रैचेस आ गए, तो क्या मैं पैसे नहीं क्लेम करूँगा? भाई नॉर्मल सा बात है, कंपनसेशन दो। लॉ में एक चीज़ अच्छा है, कुछ भी गलती कंपनसेशन, कुछ भी गलती कंपनसेशन। लायबल है, कंपनसेट करने का कोई लॉस होता है, और वॉइडेबल तो होगा ही। मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा अगर तुम मेरा चीज़ का गलत अनऑथराइज यूज़ कर रहे हो। नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड विथ हिज आउन। अब मैंने तुम्हें ये पेन दिया, अब तुम ये पेन अपने पेन के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है? मिक्स नहीं कर सकते हो। अगर मिक्स कर दिया तो दोनों का अलग अलग ही होगा। अगर अलग नहीं हो सकता है तब भैया तुम कंपनसेशन दोगे, सिंपल बात है। यानी अगर कंसेंट से मिक्स करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। अगर मेरे कंसेंट से मिक्स करोगे तो, अगर मेरे कंसेंट से मिक्स नहीं करते हो और अगर वो सेपरेट हो सकता है तो उसको सेपरेट करके मेरे को वापस दो, और जो सेपरेट करने का खर्चा होगा वो तुम उठाओगे क्योंकि मिक्स तुमने किया था। और अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता और मेरे मर्जी के बिना तुमने मिक्स किया है तो भैया कंपनसेशन, सिंपल सा बात है। रिटर्न एनी एक्स्ट्रा पॉइंट अक्यूरिंग फ्रॉम द गुड्स बेड। अब सपोज करो तुम्हारे मम्मी पापा एक गधा पाल रहे हैं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, रियल गधे के बारे में बात कर रहा हूँ। गधे के तुम लोग अपने पे सब कुछ मत लो यार। तुम्हारे मम्मी पापा ने एक गधा पाला हुआ है घर में, और वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने गधे को, मैं उनका नाइबर हूँ, मेरे को दे दिया कि इसका ध्यान रखना। अब गधा से मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, उस गधे से काम करवा के मैंने 10,000 का प्रॉफिट छाप लिया, 10,000 का प्रॉफिट छाप लिया। तो यहाँ लॉ बोलता है कि अगर कोई प्रॉफिट होता है उस गुड्स के कारण जो कि बिल्ड हुआ है, तो वो प्रॉफिट भी उस गुड्स के साथ उसके मालिक को दे दो। सिंपल सा बात है, बस यही बोलता है। फिर नो एडवर्स टाइटल, यानी कि बेली ये मना नहीं कर सकता कौन सा गुड्स तुम्हारा, ये तो मेरा गुड्स है, हाँ तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? यानी भाई ऑनर को ही चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारा गुड्स नहीं है, ये तो मेरा गुड्स है। भाई ये नहीं कर सकते हो तुम। फिर बेलर का क्या क्या राइट है? सबसे पहला वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। कब कर सकता है? अगर बेली अपने हिसाब से गुड्स को यूज़ करे, यानी मैंने उसे यूज़ करने को मना किया, मैंने बोला इसे ध्यान रखना, और तुम गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हो बिना मेरे से पूछे, तो भाई मैं टर्मिनेट करूँगा कॉन्ट्रैक्ट। फिर डिमांड बैक गुड्स एट एनी टाइम, मैं किसी भी टाइम पे गुड्स वापस मंगवा सकता हूँ, किसी भी टाइम पे। बस वो वाला पॉइंट याद रखना, अगर मैंने मंगवाया
और तुम्हें दिक्कत हुआ उसके कारण, यानी जितना तुमको बेनिफिट नहीं हुआ उससे ज़्यादा लॉस हो गया, तब तो मेरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर राइट ए फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डोर। रॉन्ग डोर मतलब थर्ड पर्सन। मान लो मैंने तुम्हें अपना गुड्स दिया, ये पेन दिया रखने के लिए, तुम पेन लेके घर जा रहे थे, कोई तीसरा आदमी आया, तुमको 2-3 थाप मारा, ये पेन भी तोड़ दिया, तो भाई पेन तो मेरा था, तो मैं केस कर सकता हूँ उस तीसरे आदमी पे, भाई मेरा पेन क्यों तोड़ा, मारपीट उसको कर रहे हो, मेरा पेन क्यों तोड़ा। राइट ए फाइल अ सूट अगेंस्ट ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय अ बेली, यानी बेली को मैंने कोई काम करने दिया, ठीक है, उसने वो वैसा काम नहीं किया, तो मैं उस पर भी केस कर दूंगा। और क्लेम कंपनसेशन, कुछ भी गलत होगा कंपनसेशन, कंपनसेशन तो कंपनसेशन। अब बेली का क्या क्या राइट है, बेली का क्या क्या राइट है, देखो, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर। मान लो मैं और नेहा मिलकर कोई गुड्स बेल करने आए तुम्हारे पास, मैंने और नेहा ने मिलकर कोई गुड्स तुम्हें दिया एज अ बेलमेंट कि ध्यान रखना इसका, तो तुम या तो मेरे को लौटा दो या नेहा को लौटा दो, किसी एक को लौटा दोगे मैटर वहीं ख़त्म है। तुम्हारा राइट है कि तुम एक को लौटाओ, मैटर खत्म करो। फिर राइट टू इंडेमनिटी, यानी तुम इंटाइटल हो, कोई भी अगर लॉस होता है किसी भी रीज़न के कारण बेलर के, यानी इन सिंपल, अगर मैं ऑनर नहीं हूँ और तुमको लॉस हो रहा है तो भैया मेरे को पैसा देना होगा, क्योंकि मेरी गलती के कारण तुम सफ़र कर रहे हो। राइट टू कंपनसेशन, अब भैया तुम इंटाइटल हो रिसीव करने का कंपनसेशन, अगर कोई भी डिस्क्लोज मैंने नहीं किया फैक्ट। अब मैंने जो घड़ी दी पता चला वो बम थी, घड़ी नहीं वो बम थी, वो फटती है, मैंने ये बात डिस्क्लोज नहीं किया तुम्हें और वो फट गई, तुम भी फट गए उसके साथ, तो क्या तुम कंपनसेशन क्लेम नहीं करोगे। हॉस्पिटल में भाई एक टांग पे चल के आओगे, भाई कंपनसेशन दे दे मेरा, प्लीज़ भाई कंपनसेशन दे दे। और मान लो, और ग्रेटुटियस और नॉन ग्रेटुटियस दोनों का अलग अलग दिया है, जो कि मैंने ऊपर बता चुका है। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, अब भाई जो नेसेसरी खर्चा है वो तो मांगोगे ही ना। अब कोई गुड्स मैंने रखने दिया, उसको रखने का ही खर्चा 80,000 है, तो भाई अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो वो गुड्स रखेगा क्यों, उतना अपना क्यों खुद क्यों खर्चा करेगा, सिंपल लॉजिक है। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, यानी कोर्ट के पास जा सकता है कि क्लेम करने की बेलर और बेली टू स्टॉप द डिलीवरी एंड डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, यानी इन सिंपल बात है, मान लो बेली को पता चलता है, यानी तुमको पता चलता है इस पेन का ऑनर मैं नहीं हूँ, तो तुम क्या कर सकते हो, गुड्स को रोक सकते हो और कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो कि भाई देख इसका ऑनर कौन है पता कर, तब तक गुड्स मैं अपने कंट्रोल में रखा हूँ, एज सिंपल एज दैट। फिर राइट ऑफ पार्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस, पार्टिकुलर लियन क्या होता है, बेली जो है कोई अगर सर्विस दिया है तो वो रिटेन कर सकता है गुड्स जब तक कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे। सपोज़ करो मैं टेलर के पास गया, मैंने कपड़े दिए, बोला इस कपड़े को बना दे, मेरे को जैकेट अच्छे से बना दे कलर वलर करके, उसने करके कर दिया, तो मेरे को वो जैकेट तब तक नहीं देगा जब तक कि मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। यही होता है पार्टिकुलर लियन, यानी वो गुड्स पे लियन एक्सरसाइज करेगा, उसको होल्ड करके रखेगा, बोलेगा देख एक हाथ से पैसे ले, दूसरे हाथ से गुड्स ले जा। राइट ऑफ जनरल लियन, ये क्या बोलता है, सपोज करो, ये मैं समझा देता हूँ, इसमें भाई इतना बड़ा लिखा है। मान लो बैंक ने तुम्हें सपोज करो मिस्टर एक्स को लोन दिया है, लोन दिया 1000 का, ठीक है, फिर दूसरा बार फिर लोन दिया मिस्टर एक्स को, लोन दिया 3000 का, और इस बार लोन के साथ इन्होंने सिक्योरिटी भी, मिस्टर एक्स ने सिक्योरिटी रखी, अपनी एक वॉच रखी, एप्पल की वॉच रखी। हाँ थोड़ा अच्छा वॉच है मानता हूँ, ये नया डिज़ाइन है एप्पल का, रिवील, एप्पल का नया डिज़ाइन रिवील। तो 3000 लोन के लिए इसने एक अपने एप्पल वॉच को गिरवी रखी, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी। फिर मिस्टर एक्स ने 3000 रुपये पे कर दिया और बोला कि भाई वॉच मेरे को वापस कर दे। बैंक क्या बोलेगा, सुन 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 सुन, अभी तेरे को 1000 जो पहला लोन लिया था वो तो अभी तूने दिया नहीं है, तो जब तक वो नहीं देगा मैं ये वॉच तुम्हें वापस नहीं करूँगा, मैं जनरल लियन अप्लाई कर रहा हूँ। क्या ये कर सकता है, द आंसर इज यस, यही तो जनरल लियन बोलता है। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट ख़त्म कब हो जाएगा, एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, 6 महीने का बेलमेंट था, 6 महीना ख़त्म, बेलमेंट ख़त्म। डेथ ऑफ बेलर या बेली कोई मर गया, देखभाल करने वाला ही मर गया, तो भाई देखभाल करेगा कौन। डिस्ट्रक्शन या मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, गुड्स ही खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बट किसकी गलती से, नेचर ऑफ गॉड की गलती से। अर्थ को एक आया, गिर गया सब कुछ, मकान तकान किटी विटी मर गई, या मेरा ये पेन वेन टूट गया, उसके गलती से, ठीक है, किसके गलती से, गुड्स की गलती, भगवान की गलती से, एक्ट ऑफ गॉड की गलती से, मेरी गलती से नहीं, याद रखना ये बात।
अगर तुम बेली की गलती से होगा तब तो बेली लायबल होगा, बट अगर बेली की गलती नहीं है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, उस कारण से अगर कुछ हुआ है तो फिर उसकी गलती है। फिर फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, मैंने जिस काम के लिए दिया वो काम हो गया, मैंने कपड़ा बनाने दिया, कपड़ा बन गया, तो फिर गुड्स वापस करो। और इनकन्सिस्टेंट यूज़ ऑफ गुड्स, यानी मैंने गुड्स देखभाल करने के लिए दिया और तुम उसका यूज़ कर रहे हो बिना मेरे से पूछे, तो भी मैं टर्मिनेट कर दूंगा। अब आता है प्लेज। प्लेज और बेलमेंट में अंतर क्या है? प्लेज में भी गुड्स तुम देते हो बस एज अ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी तुम गुड्स देते हो, मतलब गुड्स तुम देते हो एज अ सिक्योरिटी। बैंक से तुमने लोन लिया, बदले में तुमने अपना एक गुड्स रख दिया कि भाई ये ले, अगर मैं पे नहीं कर पाऊंगा तो ये सिक्योरिटी से तू अपने पैसा वापस रिकवर कर लेना। क्या ये होता है बैंक में? बिल्कुल होता है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्लेज। बेलमेंट ही एक तरह से, बस बेलमेंट में गुड्स हम लोग ऐसे रख रहे हैं, एज अ सिक्योरिटी नहीं रख रहे। यहाँ प्लेज हम गुड्स जो रख रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं गुड्स का पोजीशन, एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अगर मैंने डिफ़ॉल्ट किया पेमेंट करने से तो तुम इसे बेच कर पैसा निकाल सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब प्लेज क्या हुआ? बेलमेंट ही हुआ, बस सिक्योरिटी के जैसा होता है। एंड इसमें जो दे रहा है वो पॉनर कहलाया, यानी बेलर ही पॉनर हो गया और बेली हो जाएगी पॉनी। अब इसेंशियल क्या क्या है? स्पेशल काइंड, ये बेलमेंट का एक स्पेशल काइंड है, ठीक है। उसका ये एज अ सिक्योरिटी दिया जाता है। इसमें सब्जेक्ट मैटर प्लेज किया जाता है गुड्स को, फिर गुड्स जो प्लेज किया जा रहा है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, एंड लास्ट की उसका डिलीवरी होना चाहिए प्लेजर से प्लेजी तक में। अब ये डिफरेंस बिटवीन भाई बुक से ही तुम्हें करना है, बेसिस अच्छे से करना, अंदर का मटेरियल तुम कुछ भी लिख सकते हो। एंड तुम्हारा यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया। अब बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो लिखे हैं वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, राइट्स ऑफ पॉनी। क्या होता है राइट्स ऑफ पॉनी? चलो यहाँ लिखता हूँ, राइट्स ऑफ पॉनी। पॉनी का क्या क्या राइट है, यानी जिसको प्लेज किया है मैंने गुड्स, उसका क्या क्या राइट है। तो देखो पहला राइट तो उसका सिंपल है, रिटेन द गुड्स, यानी जब तक अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा वो गुड्स को रिटेन करेगा, एज सिंपल एज दैट। भाई अगर मैंने किसी को लोन दिया और उसने अपनी सिक्योरिटी रखी है, तो मेरे को लोन का पैसा नहीं मिला उससे पहले मैं सिक्योरिटी दे दूंगा उसे। कॉमन सेंस वाली बात है, क्यों दूंगा मैं। फिर दूसरा बात सब्सिक्वेंट डेप्ट, रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट डेप्ट। ये मैं मॉड्यूल से ही पढ़ लेना, क्योंकि मॉड्यूल में दो लाइन में लिखा है, एक बार खाली रीडिंग मारना होगा। ये सब्सिक्वेंट डेप्ट वही वाला बात है, 1000 वाला जो मैंने लोन वाला समझाया था, वही वाला सेम बात है। फिर तीसरा, राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेप्ट, यानी कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मतलब कोई गुड्स मैंने किसी ने सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रखा और उस गुड्स को रखने के लिए मेरे को खर्चे करने पड़े, तो वो खर्चे मैं क्लेम करूँगा। उसके लास्ट राइट इन डिफ़ॉल्ट। अब मान लो ये तो सबको पता है, डिफ़ॉल्ट अगर उसने किया तो इसको मैं बेच दूंगा, जो गुड्स एज ए सिक्योरिटी रखा है उसको मैं बेच दूंगा। बट बेचने से पहले एक नोटिस देना होगा। नोटिस होने के बाद अगर मैंने गुड्स बेचा और उससे पैसा रिकवर हुआ, वो लोन के अमाउंट से कम है, लोन के अमाउंट से अगर कम है, तो उस सिचुएशन में जो कम अमाउंट है वो मैं पॉनर से चार्ज करूँगा। यानी सपोज़ करो 1000 का लोन था और सिक्योरिटी में एक वॉच रखी गई थी नेहा के द्वारा मेरे पास। 1000 का लोन था, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मैं उसका वॉच लेकर गया बेचने के लिए, इससे मेरे को 800 रुपया निकल के आया। मैंने नोटिस दे दिया था, 800 रुपये निकल के आया। भाई 1000 का लोन और मेरे को 800 ही रिकवर हो रहा है, तो 200 का तो लॉस हो जाएगा मेरे, उससे मैं कैश मांगूंगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक समझ में आया? हो गया। एंड अब आगे बढ़ते हैं। हो गया। इसके बाद पॉनर का राइट एक ही है, बेलर का जितना राइट है, बेलर का जो भी राइट है वो सब पॉनर का राइट है। बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मॉड्यूल में ज़्यादा है, बेलर में नहीं है और इसमें है, राइट टू रिडीम। राइट टू रिडीम यानी कि गुड्स को रिडीम कर सकता है। यानी कि 1 जनवरी को मान लो पैसा देना था,
1 जनवरी को पैसा देना था, नहीं दे पाए तो सिक्योरिटी बेच देगा। बट 3 जनवरी को मैंने पैसा दे दिया तो उस समय मेरे पास राइट होगा कि मैं गुड्स वापस ले लूँगा 3 जनवरी को। यानी डिफ़ॉल्ट करने के बाद अगर मैं जाकर पैसे दे देता हूँ तो मैं रिडीम कर सकता हूँ, अपना गुड्स वापस ले सकता हूँ। एंड उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ पॉनी और पॉनर है, इसमें पॉइंट डिफाइन नहीं है, बस पॉइंट है तो वो पॉइंट तुम लोग समझ जाना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। वही वाला सेम बेलर वाला ही बात सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो तुम्हें बस मॉड्यूल से रीडिंग मारना है। लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा यूनिट 8 का है वो है प्लेज बाय नॉन ऑनर्स। अब ये बिल्कुल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो तुमने पढ़ा है सेल बाय नॉन ऑनर्स के एक्सेप्शंस, वही बिल्कुल सेम यही है। सबसे पहला जो है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। एक मर्केंटाइल एजेंट, याद करो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला गया था कि कोई गुड्स अगर मर्केंटाइल एजेंट बेचता है एंड उसमें कुछ कुछ कंडीशंस है, सेम यही बात बोल रहा है कि कोई अगर मर्केंटाइल एजेंट, कोई एक मर्केंटाइल एजेंट है एंड उसने अपना गुड्स बेचा वो वही बेचा नहीं मतलब प्लेज किया और वो वही गुड्स में डील कर रहा है, भले ही उस गुड्स का ऑनर नहीं है। कोई आदमी अगर गुड फेथ में वो गुड्स को एज अ प्लेज कर रखे तो वो वैलिड होता है, ठीक है। यही सिंपल बात है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाली ही बात है, बस वहाँ से सेल हटा के प्लेज डालना है। उसके बाद दूसरा होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिया हुआ है। अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है यानी मैंने किसी को गन पॉइंट पे रख के कोई गुड्स एक्वायर किया एंड वो गुड्स अभी तो वो गुड्स तुम्हारे, सपोज करो मैंने गन पॉइंट पे रख कर ये पेन तुमसे एक्वायर किया, ठीक है, तो ये वॉइडेबल है तुम्हारी तरफ से, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकते हो। अभी तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवाया यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एग्जिस्टेंस में, और मैं ये पेन लेकर नेहा के पास गया और उसको प्लेज कर दिया और नेहा ने बिना मेरे बारे में जाने कि ये पेन मेरा है या नहीं है, गुड फेथ में ये पेन रख लिया एज अ सिक्योरिटी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? बिल्कुल आंसर वैलिड होगा। सब कुछ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो मैंने बताया एक्सेप्शंस सब कुछ वही है, बस वहाँ से सेल हटाओ और डाल दो क्या प्लेज। तो इनके जो डिफिनेशंस है अगर तुम्हें बुक से समझ नहीं आएगा तो मेरे सोगा के नोट्स टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड हैं, तो वहाँ से तुम देख कर लेना, बस सेल हटा के प्लेज लगा देना। थर्ड जो है वो है को ऑनर। मान लो कोई एक ऑनर है जिसके पास गुड्स है और उसका दूसरा ऑनर भी है और बिना उससे पूछे मैंने वो गुड्स प्लेज कर दिया एंड जिसने गुड्स एज अ सिक्योरिटी लिया उसको नहीं पता था कि भाई 2 ऑनर है, तो वो भी वैलिड होगा, वैलिड होगा। सब कुछ एकदम से सोगा वाला ही है। फोर्थ, ऑनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट यानी कि मान लो कोई गुड्स है जिसका वो रियल ऑनर नहीं है बट उसको प्लेज कर दिया, सेम बात है अगर सामने वाला गुड फेथ में अगर एक्वायर करता है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। एंड लास्ट जो तुम्हारा टॉपिक है और ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक, सेल बोलता हूँ बाय सेलर और बायर। मान लो मैं एक दुकान गया, मैंने ये पेन देखा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने बोला कि मैं आता हूँ इसे टैबलेट पे यूज़ करके तब आपसे ख़रीदूँगा। उसने सेलर ने बोला ठीक है जा, मैं इसे पेन लेकर आया घर, मेरे को अच्छा लगा। नेहा दत्ता में आई, बोली कि मेरे को ये पेन दे दो, बदले में ये पेन एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर दो, तुमने 1000 मेरे से लिया है, मैंने उसे एज अ सिक्योरिटी दे दिया। क्या मैं ऑनर था पेन का? नहीं, मैं तो बस लेके आया था चेक करने, अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुआ नहीं। तो इस सिचुएशन में नेहा ने तो गुड फेथ में एक्वायर किया है तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब सेलर है, कोई गुड्स मैंने खरीद लिया और मैंने बोला कि शाम में डिलीवरी करना, ठीक है, तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया, मैंने पैसा वैसा सब कुछ दे दिया, अभी उसके गोडाउन में रखा हुआ है और उसने वो गुड्स उठा के प्लेज कर दिए। तो अगर सामने वाला जिसको प्लेज हुआ है वो गुड फेथ में है, वो नहीं जानता है कि गुड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, तो ये प्लेज भी वैलिड माना जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला ही बात बोलता है, सेक्शन 30 वाला बात। ये जो नॉन ऑनर्स वाला बात है सेम जितने भी पॉइंट्स है बस लिमिटेड इंटरेस्ट छोड़ के सब वहीं से उठ के आए, तो मेरे नोट से वो रिवाइज कर लेना। तो इतना ही था यूनिट 8 में, एंड इसके बाद लास्ट यूनिट एजेंसी जो कल आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।